हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एसके सारथी के इस लाइव वेबिनार में मैं मोनिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एसके सारथी बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्कूल स्टूडेंट्स को हर साल स्कॉलरशिप के कुछ ऐसे अवसर प्रदान करता है जिनके द्वारा स्टूडेंट्स आगे चलकर नेशनल लेवल पर अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश स्पीकिंग जैसे कोर्सेज भी एसके सारथी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, हमारे आज के इस लाइव वेबिनार से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपके माइंड में हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूछे गए सभी सवालों के जवाब हमारे इस वेबिनार के अंत में दिए जाएंगे। शिक्षा की इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी महान शख्सियत से जो एक शिक्षक है। एक ऐसी महान शिक्षक जिन्होंने अपने कड़े संघर्षों और मेहनत के बावजूद अपने खुद के दम पे एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसने उनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द रियल हीरो ऑफ सुपर 30 श्री आनंद कुमार जी की। लेकिन आनंद कुमार जी से बात करने से पहले एक हस्ती हमारे साथ और मौजूद है, श्रीमती मोनापुरी जी। मोनापुरी जी हमारे आज के इस लाइव वेबिनार की मॉडरेटर यानी मध्यस्थ हैं। मोनापुरी जी एक सोशल एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ फाउंडर हैं सुमित फाउंडेशन की, जो एक नई किरण बनकर उभरी है उन अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट के लिए। तो आइए बात करते हैं मोनापुरी जी से। नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही होगी। मैं चाहूंगी सब लोग अपने आप को म्यूट रखें और अगर कोई भी प्रश्न हो तो कृपया चैट में प्रश्न लिख दें। सर के सेशन के बाद हम वो सारी चैट में जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनका जवाब आपको आज जरूर मिलेगा। सबसे पहले मैं सब आए हुए बच्चों का, पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करना चाहती हूँ एसके सारथी के इस प्लेटफॉर्म पे, जिस पे आज हमें ऐसा मौका मिला है कि आनंद कुमार सर सुपर 30 हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनके जीवन से हम कुछ आगे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुछ दिन पहले हम सब जिंदगी की आपाधापी में दौड़ रहे थे और अपने आप को और अपने परिवार को फाइनेंशियली सुरक्षित कर रहे थे। अचानक एक तूफान आया जिस तूफान का नाम था कोरोना, कोविड-19, और हम सब आज अपने अपने घर में कैद हैं, बंद हैं, लॉकडाउन हैं और मजदूरों को सड़क पर उतरना पड़ा, पैदल ही चलकर अपने घर की तरफ निकलना पड़ा। इस चपेट में ऐसे ऐसे लोग भी आ गए जिनके बैंक में करोड़ों दौलत मौजूद थी, परंतु उनको भी नहीं बचा पाई। मदर नेचर ने हम सबको सिखा दिया कि हम सब एक समान हैं। आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने 15 साल पहले ही अपने प्रोजेक्ट सुपर 30 के नाम का इस बात को साबित कर दिया था। चाहे कुली का बेटा सुरेश हो, चाहे किसी रिक्शा चलाने वाले की बेटी निधि हो, एजुकेशन इज ओपन फॉर ऑल। और अगर उन्हें एक पथ प्रदर्शक अध्यापक मिल जाए तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं। आज वही रिक्शा चलाने वाले का बेटा या किसी मजदूर की बेटी न्यूयॉर्क में अपनी ही कंपनी खोलकर बैठी है और दूसरों को अपॉर्चुनिटीज दे रही है। धन्यवाद संचालक महोदय जो एसके सारथी के हैं। उन्होंने आज मुझे इस मंच पर ऐसे महान व्यक्ति के इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया जो सिर्फ मेरे लिए प्रेरणा स्रोत नहीं परंतु पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं ये सिर्फ शब्दों में नहीं कह रही बल्कि मैंने इसको इम्प्लीमेंट भी किया है। मैं आज आपके समक्ष मोनापुरी उनको अपना गुरु मानकर
उनके पद चिन्हों पर चलकर एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने भी शुरू किया जिसका नाम है सुमित फाउंडेशन। उसके अंतर्गत मैंने भी एक ड्रॉप इन द ओशन देने की कोशिश करी, परंतु मेरे जो सूत्र रहे, जो प्रेरणा सूत्र रहे, वो आनंद सर हैं। आनंद सर एक महान सागर हैं और इनकी तारीफ करना अथवा उनके बारे में कुछ भी कहना ऐसा है जैसे सूरज को रोशनी दिखाने। न वो सिर्फ एक श्रेष्ठ अध्यापक है बल्कि एक सोशल लहर है, एक तूफान है जिसने साबित कर दिया कि हुनर में वह ताकत है जो किसी दौलत की मोहताज नहीं। हमारे लिए आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो हमारे बीच हैं, जिनको डिस्कवरी चैनल ने भी दर्शाया। बैरक ओबामा ने उनकी तारीफ करी, अमिताभ बच्चन ने उनसे अपनी मूवी आकर्षण के चलते कुछ टिप्स भी ली। टाइम्स मैगजीन ने उनके सुपर 30 प्रोग्राम को एक 10 बेहतरीन स्कूलों में से एक जगह दी। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उनके बारे में लिखा और उनकी तारीफ करी। न सिर्फ हर साल 30 गरीब प्रतिभाशाली बच्चों को अपने घर में रखकर उनको पढ़ाकर आईआईटी की प्रेरणा दी, उनको क्लियर करवाया, बल्कि एक उम्मीद हर मजदूर में, हर गरीब में पैदा कर दी कि जरूरी नहीं है कि एक मजदूर का बच्चा या बच्ची मजदूरी ही करे। क्या किसी ने सोचा था कि रिक्शा चलाने वाले मजदूर का बेटा आज कैलिफोर्निया में नौकरी कर रहा होगा? पर हाँ, यह सपना आनंद सर ने सच कर दिखाया। आनंद सर की हाल ही में रिलीज हुई मूवी सुपर 30 का एक बहुत पॉपुलर डायलॉग है जिसको ऋतिक रोशन जी ने बखूबी निभाया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। परिस्थितियां, परेशानियां, कठिनाइयां, यह वो शब्द हैं जो लोग अपनी नाकामयाबी के लिए इस्तेमाल करते हैं या बहाना बनाते हैं, परंतु आनंद सर ने इन शब्दों को सक्सेस और अपॉर्चुनिटीज में बदल दिया और उसमें बदलने की ताकत भी है। अंत में इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आनंद सर का इस मंच पर स्वागत करना चाहती हूँ। मुश्किलों से कह दो जूझा ना करे हमसे, मुश्किलों से कह दो जूझा ना करे हमसे, हर हालात में हमें जीना आता है। मैं आनंद सर का स्वागत करती हूँ और उनसे कहती हूँ वो अपना माइक अनम्यूट करें और हमारे साथ उपस्थित जितने भी छात्र छात्राएं हैं, कुछ पेरेंट्स हैं, उनको अपने कुछ उत्साहित करें। जो इस कोरोना में इतनी नेगेटिविटी है उसमें भी हम कैसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, कैसे पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं, वो हमारे समक्ष रखें। आनंद सर, सुपर 30 आनंद सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सारथी ग्रुप का। और जिस तरह से मोना जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, शायद मुझे लग रहा था उस काबिल मैं नहीं हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना कुछ हमारे बारे में कहा, इतना हौसला अफजाई की, इसके लिए आपका शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप लोग जैसे, स्पेशली आप सुमित फाउंडेशन के द्वारा वो ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ा रही है जिनके माता पिता झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, ड्राइवर हैं, रिक्शा चालक हैं। तो ये प्रेरणा का स्रोत है। जो श्रोता सुन रहे हैं इनसे भी आप सीख सकते हैं कि कई कॉलेज की चलाने की जिम्मेवारियां हैं, कई कंपनी चलाने की जिम्मेवारियां हैं। इन तमाम जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी ये इस तरह का काम कर रही है, जिससे हम लोगों को सीख लेना चाहिए कि अपना वक्त निकालकर, समय निकालकर समाज को बेहतर बनाने में कुछ किया जाए। दोस्तों, आज कोरोना वायरस का माहौल है, पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया इससे त्रस्त है। लोग लॉकडाउन में हैं, हमारे गरीब मजदूर सड़कों पर चले जा रहे हैं अपने गांव जाने के लिए, भूख से उनकी हालतें खराब है। ऐसी परिस्थितियां में हमारे स्टूडेंट भी घर में बंद हैं, परीक्षाएं बहुत पोस्टपोन हो गई है, बहुत सारी परीक्षाओं का डेट अनाउंस हुआ है, बहुत सारी परीक्षाओं के डेट अनाउंस नहीं हुए हैं। बहुत सोचने की स्थिति बनी हुई है, लोग परेशान हैं। तो मेरा ये कहना होगा कि इस परिस्थिति में
आप हमेशा सोचे कि परेशानियों से ही रास्ता निकलता है। आप हमारे जीवन की बात लेंगे तो जब पैसे के अभाव में, जैसा कि आपने फिल्म देखा होगा, और मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने, तमाम लोगों ने फिल्म देखी होगी, इसलिए मैं फिल्म देख लेने के बाद अपनी कहानी को बार बार बोलना या स्लाइड में दिखाना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन उसके रेफरेंस के आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि फिल्म में आपने देखा कि किस तरह से हमारी बेहद इच्छा थी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े, वहां पर पढ़ के एक अच्छा मैथमेटिशियन बने और कुछ अच्छा रिसर्च करें, लेकिन सपना पूरा नहीं हो सका। बावजूद इसके हमने हिम्मत नहीं हारी। ये खराब परिस्थितियों में भी पिताजी के जो सरकारी नौकरी करते थे उनकी जगह पर नौकरी मिल रही थी, लेकिन उसको हमने छोड़ दिया। हमारा भाई प्रणव ने मेरा काफी उत्साहवर्धन किया। प्रणव बोला कि देखिए भैया, आपको कुछ अच्छा करना है जीवन में, कुछ बड़ा करना है जीवन में, तो हिम्मत मत हारिए। तो मुझको भी लगा कि चलो मेरा छोटा भाई साथ देना चाह रहा है, माँ साथ देना चाह रही, तो हमने सुपर 30 की शुरुआत की। और आज सुपर 30 इस मकाम पर पहुंचा कि उस पर उसकी कहानियों पर आज फिल्म बन चुकी है, सुपर हिट हो चुकी है। और आज सुपर 30 के बच्चे, जैसा कि मोना जी ने बताया, चाहे वो रिक्शा चालक के बच्चे हो, चाहे खेत में मजदूरी करने वाले के बच्चे हो, देश विदेश में अच्छे अच्छे जगह पर पहुंचे हुए, अच्छा काम कर रहे। तो एक नया अपॉर्चुनिटी निकला। कहाँ? क्राइसिस से निकला, उस खराब परिस्थितियों से निकला जहां मैं कुछ नहीं कर सकता था। हो सके कि मैं रोते रहता इस बात का कि मैं कैम्ब्रिज नहीं जा सका, मुझे बहुत परेशानी है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा है कि पिताजी के जगह पर नौकरी कर ली जाए, लेकिन उस परिस्थितियों को भी एक अवसर में बनाकर कैसे समाज में कुछ अच्छा किया जा सकता है, इसका हमने प्रयास किया। और मेरा भाई है, मैं धन्यवाद क्या दूं, लेकिन प्रणव का जो साथ है, माँ का साथ है, तमाम शिक्षक भी जो जुड़े उनका भी साथ है। तो राम को रहमान भाई सुन रहे हैं, रहमान भाई का भी साथ है। बहुत लोगों ने मेरा हौसला अफजाई किया और मदद की। अब दूसरी परिस्थिति बताते, जब सुपर 30 चलने लगा, तो जब सुपर 30 धीरे धीरे चलने लगा, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, उसके ख्यातियां होने लगी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी रहे, या हमारे उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के रहे, रमन सिंह जी रहे, आदित्य योगी जी रहे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रहे, या रिलायंस के अंबानी परिवार के लोग रहे, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा जी, तमाम ऐसे लोगों के साथ साथ हजारों लोगों ने अब तक कहा कि आनंद पैसे लो, जो तुम इनिशिएटिव कर रहे हो उसके लिए पैसे लो, कुछ मदद लो। लेकिन दोस्तों, मैंने आज तक बिना किसी से 1 रुपया चंदा लिए हुए इस काम को आगे बढ़ाया। हम लोग कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के, कहीं कुछ लेक्चर देके जो धनोपार्जन होता है उसी से बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था होती है। और आज भी हमारी माताजी खाना बनाती है और परिवार वाले साथ देते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि मैं किसी से चंदा 1 रुपया नहीं लिया, किसी का कोई ऑब्लिगेशन नहीं लिया। हाँ, लोगों का साथ मिला, बावजूद इसके माफियाओं ने मुझ पर अटैक किया, गोलियां चलाई। आपने तो फिल्म में एक अटैक को देखा, ऐसे ऐसे कई अटैक हुए। एक अटैक में मेरा नॉन टीचिंग स्टाफ मुन्ना बड़ी बुरी तरह से घायल हुआ, पूरा पेट चाकू से उसका चीर दिया गया, और उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि पटना मेडिकल कॉलेज में वो लाइफ एंड डेथ से जूझ रहा था। लोग पूछे कि भाई छोड़ दो सुपर 30, क्या जरूरत है समाज के लिए करने का, इतने तो परेशानियां हैं, इतने दिक्कतें आ रही हैं, क्या फायदा है। मुझे भी लगा कि चलो देखते हैं क्या किया जाए। लेकिन जिस वक्त डॉक्टर ऑपरेशन करने जा रहे थे, मुन्ना को ऑपरेट करने जा रहे थे, उस समय ब्लड की आवश्यकता, और तुरंत डॉक्टर साहब ने कहा जैसे ही कि मुझे ब्लड चाहिए 4-5 बोतल, सारे 300 बच्चों खड़े हो गए, पहले मेरा ब्लड ग्रुप टेस्ट करिए, पहले मेरा ब्लड ग्रुप टेस्ट करिए। तो इस मोटिवेशन को देखकर, ये समर्पण भाव को देखकर मुझे लगा कि नहीं, सुपर 30 चलना चाहिए। तो चैलेंजेस वहां पर भी था, चाहता तो मैं रोक देता। मैं ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार माननीय नीतीश कुमार जी को हमेशा थैंक्स देता हूँ कि उन्होंने मुझे सुरक्षा दिया, अभी भी 4-4 कमांडो दिए हुए हमारे सुरक्षा के लिए। तो बहुत लोगों ने मदद की। तो जब आप कोई इनिशिएटिव लेके आएंगे तो मुश्किलें आएंगे। 2-4-5 लोग ऐसा रहते हैं जो जीवन से थके रहते हैं, हारे रहते हैं, अपने कुछ नहीं कर पाते, दूसरों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। उनसे हारने की जरूरत नहीं है। तीसरी घटना बता रहे हैं, फिल्म रिलीज होने वाली थी, लोगों को
बड़ा अच्छा लग रहा था कि ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार फिल्म में काम कर रहे हैं, अच्छा करने जा रहे हैं, फिल्म की शूटिंग चल रही थी, लेकिन 2-4 माफियाओं को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पटना हाई कोर्ट से केस करवाया, गुवाहाटी हाई कोर्ट से केस करवाया, लोअर कोर्ट में भी एक केस करवाया, कई केस मुकदमा करवाया। अरे भाई केस क्यों? जब हमने किसी से पैसा नहीं लिया, जब हमने किसी से कुछ लिया नहीं, अपने घर से पढ़ा कर लिखा कर बच्चों को IIT भेज रहे, फिर केस मुकदमा क्यों? क्योंकि उन लोगों की मंशा थी कि आनंद कुमार को इतना बदनाम कर दो, उसे इतना तकलीफ दो कि ये फिल्म बंद हो जाए। लेकिन जो गंदा काम करने वाले रहते हैं, जो विपरीत शक्तियां रहती है, वो 0.1% से भी कम होती है। साथ देने वाले लोग बहुत थे हमारे पास, लाखों करोड़ों में लोग साथ थे, और आखिरकार फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट हुई। अभी चाइना में हालत सामान्य होते ही फिल्म रिलीज होने वाली है। कल हमारी बातचीत हो रही थी रिलायंस के CEO से जो फिल्म बनाए हैं, उन लोगों ने कहा कि अगस्त में मोस्ट प्रोबेबली फिर फिल्म रिलीज होगी। हम लोग 2-3 महीने के अंदर इस पर प्रमोशन पर काम करेंगे, क्योंकि चाइना में चीजें शुरू पहले हुई थी, नॉर्मल भी पहले हो रहा है। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, आप लोगों को ये बताना चाहूंगा 3 घटनाओं के आधार पर कि आप हमेशा इस बात को याद रखिए, इस बात को हमेशा आप समझिए कि विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन इन परिस्थितियों में जो बना हुआ है, जो इन परिस्थितियों से डरा नहीं, इन परिस्थितियों से भी संघर्ष करता रहा, वही विजेता बनता है। लाइफ में जितनी कठिन परिस्थितियां आती हैं, जितने चैलेंजेस आते हैं, सफलता की मिठास उतनी ही अधिक होती है। आप जितने बड़े बड़े विलेन का सामना करेंगे, उतने ही बड़े हीरो के तौर पर आप भविष्य में उभरेंगे। तो याद रखना मेरे दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है कि अभी जो लॉकडाउन का माहौल है, 3 जो उदाहरण दिए उससे मिलता जुलता माहौल है। लोग घर में बंद हैं, परेशान हैं, पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले, इसको एक मौका के रूप में ले। बच्चे अक्सर बोला करते हैं कि सर मुझे समय नहीं मिलता है, दिन में स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, और शाम को ट्यूशन कोचिंग, मुझे तो अपने से पढ़ने के लिए कोई समय ही नहीं मिलता है। क्या करें सर, कुछ बताइए मुझे, कब अपना सेल्फ स्टडी करें? लेकिन ये अच्छा मौका मिला है सेल्फ स्टडी करने का, कुछ सोचने का, कुछ इनोवेटिव करने का, और इस मौके का आप पॉजिटिव सेंस में यूज करके आप लाभ उठाएं, ना कि इससे घबराएं। और मेरा विश्वास है, मेरा यकीन है कि अगर इस मौके का आप पॉजिटिव लाभ लेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। सेल्फ स्टडी करें, रिवीजन करें। जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, जिन्होंने परीक्षाएं दे चुकी हैं, जो लोगों ने दे चुकी है, और जिन लोगों की ये जिम्मेवारी पढ़ने लिखने की खत्म हो गई, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिस भी फील्ड में है, उस फील्ड की जानकारी ले, इंटरनेट के जरिए, यूट्यूब के जरिए, अच्छी अच्छी किताबों के जरिए आप उसके डेप्थ में जाइए, उसके हाउ एंड व्हाई को समझिए, और देखिए कि लॉकडाउन के जरिए मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। इधर देखिए, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, अपने जीवन के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे ही 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की बात हुई, हमने तुरंत नया इनिशिएटिव शुरू किया, मैथमेटिक्स फॉर फन, और अपने सोशल मीडिया पर लिखना स्टार्ट किया, सवाल देना स्टार्ट किया, बच्चे जवाब भी देते आए, और इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया। और आने वाले समय में हम लोग एक नया वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स हम लोग पोस्ट करेंगे, या कोई बच्चे सवाल पूछेंगे उसका जवाब दे पाएंगे। तो एक अच्छा इनिशिएटिव किया। साथ साथ जो हमारे पास समय था, उसमें नवभारत टाइम, दैनिक भास्कर, कभी कभी टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी बात हुई है, कई अखबारों के लिए हम लोग लिख रहे हैं, कई टेलीविजन चैनल पर लाइव आके लोगों को समझा रहे हैं। तो होशियार वही है, वही समझदार है, वही परिस्थितियों को समझता है कि कठिन परिस्थितियों का भी लाभ कैसे लिया जाए। तो इस कोरोना में सच में एक बुरी परिस्थिति है, सच में एक घबरा देने वाला माहौल है, लेकिन इसको भी अगर आप में टैलेंट है, आप कुछ करने की जिद रखते हैं, तो आप इसको भी पॉजिटिव माहौल में बदल सकते हैं। तो तमाम स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे ही रिक्वेस्ट है कि आप एकदम मत घबराएं, एकदम मत डरे, आप एकदम इसको पॉजिटिव तौर पर ले और चीजों को अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से जो भी सवाल पूछना चाहे, सवाल का जवाब देने में दिक्कत। थैंक यू वेरी मच सर, काफी सवालों का जवाब आपने दे भी दिए हैं बच्चों के जितने चैट पे आ रहे थे, परंतु फिर भी कुछ प्रश्न हैं जो हमारे पास व्हाट्सएप से भी डायरेक्ट आ रहे हैं और कुछ चैट में भी नजर आ रहे हैं। जैसे आपने बताया, इस कोरोना कोविड-19 के स्थिति में बच्चों को आगे समझ नहीं आ रहा है कि 12th के एग्जाम्स या जेई के एग्जाम्स, तो एक बच्चा है गैलेक्सी जिसने लिखा है कि मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ और सिर्फ 8 महीने रह गए आईआईटी के लिए, तो काइंडली हमें गाइड करें और हेल्प करें कि हम कैसे अपनी तैयारी करें। ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी जो हमारे पास 2 महीने और 10-12 दिन है, तो सबसे पहले 10-12 दिन में एक बार पूरे तरह से सिलेबस को फिर से पढ़ना और पढ़ने के बाद एक छोटा सा नोट्स बनाना, फिर 1 महीना का, अगला 1 महीना का एक प्रोग्राम बनाए जिसमें सब्जेक्ट को 12 दिन जैसे ही पढ़ाई हो तो एक टेस्ट, इंटरनेट पर टेस्ट अवेलेबल है, आपको कहीं भी आजकल फ्री टेस्ट मिल जाएगा। टेस्ट से आप अपने कमजोरियों को और ताकतों को पहचाने, उसकी एक लिस्ट बनाए। जो चैप्टर्स आपके कमजोर है उसको अगले 1 महीना में बार बार पढ़े, 1, 2, 3 किताबों से पढ़े, नहीं समझ आने पर यूट्यूब का सहारा ले और इसको बार बार पढ़ के अच्छे से तैयारी करें। इस बीच आप वीक में कम से कम 1 टेस्ट, अंतिम 1 महीने में आप हर अल्टरनेट टेस्ट है, पूरे सिलेबस के लिए जो आपने एक शॉर्ट नोट बनाया है उसको पढ़ते रहे और हर अल्टरनेट डे टेस्ट देते रहे और अंतिम 3-4 दिन पहले टेस्ट देना बंद कर दे, हल्का फुल्का रिवीजन करें और पूरा कॉन्फिडेंट होके, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाए। आपकी परीक्षा जरूर अच्छी होगी। फिर से एक बार मैं बोलना चाहूंगा, इस लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर सोचकर एक प्लान्ड वे में आप तैयारी करें। आपकी तैयारी एकदम इंडिविजुअल हो। सर एक थैंक यू वेरी मच सर, आपने आपकी बातों का अगर बच्चे ध्यान रखेंगे और कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे और रेगुलर रिवीजन करते रहेंगे तो आपने हमेशा सबको ये समझाया भी है कि हार्ड वर्क से हमेशा, आपके अभी फेसबुक में भी मैंने पढ़ा था कि 10 साल लग गए किसी को महान मैथमेटिशियन के बारे में लिखा था, तो हार ना माने और रेगुलर परिश्रम करते रहे, मेहनत करते रहे तो जरूर सफलता प्राप्त होती है। परंतु एक माता जी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ जिनका बच्चा क्लास 8 में है, वो अभी से बड़ी परेशान है कि बच्चे मैथ्स को लेके कि कैसे पढ़ेंगे और मैथ्स से डर रहता है बच्चों को, और 8 में ही उनको ये चिंता है कि अभी से अगर मैथ्स से डरता रहेंगे तो आगे वो कैसे सफलता प्राप्त होगी, और मैथ्स को बहुत इंपॉर्टेंट भी समझा जाता है। तो क्या इसके बारे में आप कुछ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें सर प्लीज। बहुत अच्छा सवाल पूछा है और उन माता जी को मेरा प्रणाम, उनके पिताजी को भी और बच्चे को आशीर्वाद। और मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, मैथमेटिक्स कब उबाऊ लगता है, कब समझ में नहीं आती है चीजें, जब हम उनको रटने लगते हैं। इसलिए जो कुछ भी पढ़िए उसका हाउ एंड व्हाई सबसे पहले क्लियर है कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन क्यों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है इसको समझने का प्रयास करिए। आप पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं तो उसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला कैसे वर्क करता है इसको पता करने का प्रयास करें। तो जब तक आप चीजों को हाउ एंड व्हाई के साथ नहीं पढ़ेंगे, जब तक चीजों की गहराई तक नहीं जाएंगे तो चीजें आपको समझ के में नहीं आ पाएंगी ठीक ढंग से, और जब चीजें समझ में नहीं आएंगी तो वो उबाऊ लगेगा। इसलिए बच्चे, मेरी सलाह है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़े उसको रट मत ले, उसकी गहराई तक जाके समझने का प्रयास करें। और अभी आप super30.org या मेरे फेसबुक को फॉलो करेंगे तो आने वाले फ्यूचर पे हम लोग एक वेबसाइट डेवलप करें जिसमें चीजों को अच्छी तरह से आप तक फ्री में पहुंचा। थैंक यू सर। एंड सर एक और प्रश्न 2 बच्चों ने पूछा है, राजू मिश्रा और बुक्स, आईआईटी के बुक्स के बारे में कि कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जेईई मेंस के एंट्रेंस के लिए और एडवांस के लिए, तो इसके बारे में आप कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे। किताबों के प्रति बच्चों ने 2-3 बच्चों ने जानकारी चाहिए है सर। नहीं, बहुत अच्छा आपने पूछा। आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि आप
बेसिक बुक्स पढ़े, एनसीईआरटी की किताब पढ़े बेसिक के लिए। उसके बाद आप एससी वर्मा की किताब पढ़ सकते हैं फिजिक्स के लिए, अच्छी किताब है, अच्छे राइटर हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने देने का प्रयास किया अच्छे ढंग से। और साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़े। मैथमेटिक्स के लिए बहुत आसान है, आप आई.ए. मैरून, एक रशियन किताब आती है जिसका नाम है आई.ए. मैरून, आप आई.ए. मैरून की किताब ले लें और उसको पढ़े। उसके साथ साथ जो भी आईआईटी का करीब 35 साल या 40 साल का जो क्वेश्चन बैंक है उसको एक बार जरूर बनाए। तो जब धीरे धीरे आई.ए. मैरून पढ़िएगा, ऐसे लोनी पढ़िएगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आईआईटी के पुराने सवाल बनने लगेंगे। और जैसे ही आईआईटी के पुराने सवाल बनने लगेंगे, समझिए कि आपका लेवल ठीक हो गया। तो ज्यादा किताबों के भी चक्कर में आप न रहें। सर कुछ प्रश्न आए हैं। थैंक यू सर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर आंसर्स ऑफ द बुक्स। सर कुछ प्रश्न आए हैं कि हर तरफ ऑनलाइन की बातें चल रही हैं कि ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन लर्निंग, परंतु आप भी जानते हैं कि नेटवर्क और इंटरनेट के इश्यूज इतने ज्यादा होते हैं आजकल और हर जगह नहीं हो पाता। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या होगा ऑनलाइन? और जैसा कि एक और प्रश्न साथ ही में ले रही हूं मैं कि हम लोग आज जब इस मुकाम पे बैठे हैं, जब कोविड और कोरोना का हर तरफ स्थिति ऐसी है और ये भी कहा जा रहा है कि कोविड इज हियर टू स्टे, तो इसमें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में और पढ़ाई में क्या तब्दीलियां आएंगी और हमें क्या क्या अपनाना पड़ेगा और क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? कृपया इस पे कुछ रोशनी डालें। नहीं, बहुत अच्छा आपने कहा। इस पे आप सबसे पहली बात बोलेंगे कि ये जो फिर से एक बार एक लाइन में सवाल बोला जाए, थोड़ी आवाज स्पष्ट नहीं थी, एक बार बोला जाए। सर हमने दो क्वेश्चंस मिक्स हो गए थे, जैसे प्रश्न आ रहे थे। कोई बात नहीं, एक तो हमारे कोरोना स्थिति में हर जगह ऑनलाइन क्लासेस करने की बात हो रही है ताकि बच्चों को कोई हर्ज ना हो उनकी रेगुलर, और बट हमारे जाते हैं कि नेटवर्क इशू भी बहुत बड़ी चीज है। तो इसका आगे क्या आपको दिखता है, फ्यूचर क्या होगा? साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना इज हियर टू स्टे, मतलब हमें इनके साथ चलने का आदत डालनी पड़ेगी, चाहे वो 6 महीने हो जाए चाहे साल। तो इस परिस्थितियों में आगे पढ़ाई और एजुकेशन का क्या फ्यूचर होगा और आप क्या इसमें हमें सजेस्ट करेंगे? नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। पहली बात कि अभी तो जो महंगे स्कूल्स हैं, जो कैपेबल है, सक्षम है, वो तो अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन जो बेचारे सक्षम नहीं है, छोटे स्कूल हैं या गांव देहात के गवर्नमेंट स्कूल हैं या जहां पर इंटरनेट कनेक्शन बच्चों के पास नहीं, उनको काफी मुश्किलें आ रही है। इस लिहाज से अभी हमने एचआरडी मंत्री जो हैं हमारे माननीय, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप एक दूरदर्शन पर चैनल बनाए, जैसे किसान दूरदर्शन करके एक चैनल है जिस पर 24/7 दिखाया जाता है, किसानों की समस्याएं के बारे में समाधान और कई चीजें बताई जाती है। ठीक उसी तरह से अभी जरूरत है कि एक चैनल बनाया जाए एजुकेशन का दूरदर्शन पर, जिसमें 24/7 क्लास 1 से लेकर 12 तक हर सब्जेक्ट की पढ़ाई एक रूटीनबद्ध तरीके से होती रहे। तो इसका फायदा यह है कि हर गरीब बच्चे के पास भी आप देखें तो एक टेलीविजन का सेट है, इसका लाभ उठा पाएगा। और उससे भी बड़ी बात कि दुनिया के, देश के जितने प्रबुद्ध टीचर होंगे, अच्छे टीचर होंगे, एस.सी. वर्मा साहब जैसे टीचर होंगे, उन लोगों को से सभी बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। तो एक जो द बेस्ट ग्रुप है टीचर्स का, फॉर एग्जाम्पल जैसे एनसीईआरटी, हमारे देश के कुछ अच्छे अच्छे टीचर्स मिलके एनसीईआरटी किताब को लिखे, उसका फायदा हुआ कि तमाम बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए देश के कुछ अच्छे, हर सब्जेक्ट के कुछ अच्छे एक्सपर्ट मिलके एक अच्छा सिलेबस बना के, अच्छा पैकेज बना के, प्रॉब्लम्स का सेट बना के बच्चों को आएंगे तो फायदा होगा। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था कि कोरोना का माहौल है, लेकिन माहौल में बच के रहना है, थोड़ा संभल के रहना है। जैसे कि हम लोग बार बार किसी को टेलीफोन करते हैं तो आवाजें आती हैं, उसको फॉलो करना है हमेशा हम लोगों को, कि दूरी बनाए रखें, 1 मीटर, सैनिटाइज करते रहे हाथ को। तो इस कोरोना में जीने का भी हम लोग धीरे धीरे आदी हो जाएंगे और समस्या आज है तो कल खत्म भी होगी। ये चक्र है दुख और सुख का जो जीवन में आते जाते रहता है। तो अभी कोरोना का संकट है,
कुछ दिनों में वैक्सीन निकल जाएगा, दवा निकल जाएगी। मेरा पूरा यकीन है कई लोग पूरे तमाम दुनिया में प्रयास करें, चीजें धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सावधानी रखनी चाहिए। थैंक यू सर। आप बार बार, और ये टॉपिक भी आज एसके सारथी ने जो दिया है हमें, अपॉर्चुनिटीज इन एडवर्सिटीज, तो कुछ पेरेंट्स भी हैं जो अपना थोड़ा सा जानकारी चाहते हैं कि ऐसे माहौल में व्हाट इज देयर रोल एज अ पेरेंट टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स एज वेल एज द चिल्ड्रन। उनको कैसे करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, इस नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी का कैसे आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे सर प्लीज? अभी मेरा पूरा लेक्चर ही इसी विषय पर था कि जो नकारात्मक परिस्थिति है उसमें भी कैसे पॉजिटिव माहौल बनाया जाए। पूरी बातों को भी हमने इसी में रखने का प्रयास किया। तो हमारे लेक्चर को ध्यान से सुने, अगर नहीं सुन पाए तो फिर से उनको सुनने का मौका दिया जाए, तो मेरा यकीन है कि उनको जरूर लाभ मिलेगा। लेकिन एक लाइन बोलना चाहेंगे कि हमेशा मनोबल बढ़ाए रखें, हमेशा सोचे कि हर परिस्थितियां आती हैं, जो जाबाज लोग रहते हैं उनको कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है, जो उत्साही लोग रहते हैं उनको कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है। तो हर परिस्थिति का लाभ उठा के कुछ अच्छा करें। सर कुछ बच्चे इंटर्नशिप को लेके काफी दुविधा में हैं कि जैसे कंपनीज की इंटर्नशिप स्थगित हो गई है, या ब्रिटिश एयरवेज कुछ फ्लाइट कंपनी में उन्होंने ले ऑफ भी कर दिया। उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे सर कि फ्यूचर क्या होगा? देखिए फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, फिर चीजें दोबारा शुरू होंगी, सारी चीजें अच्छी होगी। तत्काल अंधेरा है, और जितनी रात, हम तो हमेशा बोलते हैं जितनी रात गहरी होगी, जितनी रात अंधेरी होगी, बच्चों हम लोग सवेरा के उतने ही नजदीक होंगे। ये बातें तो हम हमेशा आपको बताते हैं, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। कुछ देर के लिए चीजें रुक गई हैं, थम गई हैं, लेकिन फिर शुरू होगी। दुनिया का तो सृष्टि का नियम है। गौतम बुद्ध जैसे विद्वान, उतने महान शख्सियत ने बोला है उन्होंने कि भाई दुख और सुख का साइकिल आते रहता है। तो अभी थोड़ा दुख का साइकिल है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोग धैर्य बनाए रखें। आने वाला कल हमारा होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी, फिर नए तरीके से पटरी पर गाड़ी दौड़ेगी। सर एक और क्वेश्चन आया है सर। एक का कहना है कि अगर हम एक गोल को परस्यू करते हैं और उसको फेल हो जाते हैं, 4 बार फेल हो जाते हैं, इसे जिद कहेंगे कि अपने ड्रीम्स को और फॉलो करने का, आगे बढ़ने का कैसे डिसाइड करना चाहिए कि कब तक हम फेलियर को एक्सेप्ट करें और उससे नेगेटिव ना होके और आगे बढ़ते रहें? क्योंकि एक बार कई बार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो तुरंत सफलता नहीं मिलती है। अगर किसी चीज में तुरंत सफलता मिल जाए तो समझिए वो लॉटरी है। आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा, और जितने बार आप फेल करिएगा उतने बार कहीं ना कहीं, कुछ बड़े लोगों ने भी कहा है, मेरा भी एक्सपीरियंस है, कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो जब आपसे गलतियां होती हैं, जब आपसे मिस्टेक होते हैं, तो आपको नाकामियां मिलेगी, लेकिन नाकामियां मुझे सीख देके जाएंगी, ऐसा अनुभव करना चाहिए। अब सुपर 30 का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। सुपर 30 जैसे प्रोजेक्ट पर हम लोगों ने करीब 18 साल मेहनत किया, 17 साल मेहनत किया, तब बच्चों की कहानी, मेरी कहानी, बच्चों की संघर्ष की कहानी आप तक पहुंची। कोई आदमी सोचेगा कि 1 साल में कुछ फायदा हो जाए, 2 साल में फायदा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई प्रोजेक्ट पर हम लोग भी 6 साल लगा देते हैं, कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रयास करते करते ही चीजें सामने आती हैं। थैंक यू सर। जी सब कुछ बच्चे जानना चाहते हैं कि सुपर 30 या रामानुजम स्कूल में हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? जरूर, हमारा वेबसाइट देखते रहिए, और हम लोग जैसे ही कोरोना का माहौल शांत होता है फिर से दोबारा सुपर 30, अच्छा सवाल है, इसी बहाने हम और भी भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी देते, क्योंकि हम लोग सुपर 30 को और बड़ा करेंगे। फ्रॉम क्लास 6
से लेकर 12th तक के बच्चों को सेलेक्ट करके एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत उन लोगों को रखेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। उस स्कूल में कोई जरूरी नहीं कि बच्चे IIT के लिए तैयारी करें, कोई मेडिकल के लिए, बैंकिंग के लिए या जर्नलिस्ट की पढ़ाई करना चाहता हो, जर्नलिस्ट बनना चाहता हो, उसके लिए हम लोग करेंगे। तो आप इंतजार करें कुछ दिन, हमारा वेबसाइट, फेसबुक वगैरह आप चेक करते रहे, हम लोग वहां सूचना देंगे और मौका मिला तो इस प्लेटफॉर्म पर आके एक बार और बातचीत करेंगे, कोई नई योजना होगी। सब आई थिंक सो हम एक और दो ही प्रश्न और ले पाएंगे। एंजाइटी से कैसे सामना करना चाहिए? सामना करने के लिए मतलब आजकल फ्रस्ट्रेशन, एक्साइटमेंट, एंजाइटी, आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 2-3 बच्चों ने पूछा है, अलग अलग तरीके से पूछा है, तो क्या आप इस पे कुछ रोशनी डालना चाहेंगे सर? बहुत बार हर आदमी को फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है, कभी कभी रहकर अचानक लगता है हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या भविष्य है, इतने मेहनत के बाद भी कुछ लाइफ में नहीं मिला, ऐसा लगता है। ये एकदम नेचुरल है, लेकिन बच्चा वही जीतता है कि इन कठिन परिस्थितियों में भी धारा के विरुद्ध बहते बहते, संघर्ष करते करते, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धारा के विरुद्ध बहकर पत्थर का सीना तोड़ देने की शक्ति रखने वाला ही विजेता बनता है। तो फ्रस्ट्रेशन का तो सवाल ही नहीं, आप संघर्ष करिए। फ्रस्ट्रेशन जो आ रहा है, चिंता जो आ रही है, वो भी आपकी एक परीक्षा है। कोई जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम जाके लिखते हैं कंप्यूटर पर देते हुए एग्जाम है, ये नेचुरल परीक्षा है, इसको पास करना ही होगा, इसके लिए संघर्ष करना होगा। हमारी शुभकामनाएं हैं, जरूर सफलता मिलेगी आपको। और एक आखिरी प्रश्न का मैं जवाब देना चाहूंगा। सर, कुछ बच्चों ने मैथ्स ओलंपियाड के बारे में प्रश्न किया है कि शायद आपके फेसबुक में कुछ आपने उसके बारे में लिखा था, तो बच्चे उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं सर। प्लीज अगर आप उस पे कुछ बता बहुत सकें। अच्छी बात। मैथमेटिकल ओलंपियाड एक ऐसा कंपटीशन है जो कि ओलंपियाड में प्राइज जीतने वाला ही नोबेल प्राइज विनर बनता है। हमारे देश में ओलंपियाड की परंपरा बहुत बाद से शुरू हुई, 89 से शुरू हुई, लेकिन 50 के दशक में ही यूरोपियन कंट्री में, रशियन कंट्री में, उधर आप बोलिए तो चाइना में भी काफी दिनों से है। तो ये ओलंपियाड में बच्चों में मैथमेटिक्स के लिए कितनी उत्सुकता है, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की कितनी क्षमता है, इसको एक टेस्ट करने की परीक्षा है। फेसबुक पर आपने पढ़ा, बहुत अच्छी बात। आप वेबसाइट पर जाइए और वेबसाइट पर जाने के बाद वहां आप चेक करिए नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स, वहां काफी डिटेल मिलेगा और उस मार्गदर्शन के आधार पर आप तैयारी। अभी भी बच्चों के जहन में ये है कि हिंदी स्पीकिंग वाले बच्चों को कभी भी बहुत प्रॉब्लम आती है और उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? जबकि आपकी मूवी में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। प्लीज सर। जी जी जी, नहीं, हम तो जितने भी बच्चे आते हैं सब तो हिंदी मीडियम से ही पढ़े हुए बच्चे आते हैं, लेकिन उनमें इच्छा शक्ति होती है, IIT जाते हैं, वहां प्रैक्टिस करते हैं, बोलते हैं और धीरे धीरे इंग्लिश बोलने लग जाते हैं और देश विदेश में, अमेरिका, इंग्लैंड में जाके अपनी धाक जमाते हैं। तो प्रयास करते रहिए, कोई चीज बाधाएं नहीं है। मैं इस बातों को कंक्लूड यहाँ करना चाहूंगा कि मेहनत आप करते रहें, लगातार परिश्रम करते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और मेरा ये कोई भाषणबाजी वाली बात नहीं, मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। आज तक हजारों बच्चों के साथ काम किया हूं, उसके अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। और मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये अपने आप में जो कार्यक्रम किया है प्रणव चड्ढा जी ने, एक लाजवाब कार्यक्रम किया है, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। और मोना पुरी जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया, जिस तरह से आपने मन संचालन किया, उसके लिए धन्यवाद। और तमाम श्रोताओं को भी मैं धन्यवाद देता चाहता हूं कि हम लोग मिलके एक अच्छा दिन आज गुजारा। फिर कभी ऐसे ही मुलाकात होगी। नमस्कार सर। 2 मिनट आपका लेना चाहूंगी। प्रणव चड्ढा जी हैं हमारे समक्ष, मैं उनको कहूंगी कि प्लीज अपना वो माइक अनम्यूट कर लें। और सर को आज इस प्लेटफॉर्म पे आने का मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। आगे मैं माइक प्रणव जी को देती हूँ और इन बच्चों से एक रिक्वेस्ट
क्योंकि चैट की प्रक्रिया चलती जा रही है, बच्चों के क्वेश्चंस खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो जिनका भी क्वेश्चन है वो आप चड्ढा जी को, प्रणव जी को इस साइट पे भेज देंगे, वो क्वेश्चन आनंद सर के पास आ जाएंगे और यथा अनुसार सर उनका जवाब हमेशा देते रहते हैं। सर की मेल, वेबसाइट, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर आप ही लोगों के लिए ही है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रणव जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और आनंद सर का इस प्लेटफॉर्म पे आने का उनको वोट ऑफ थैंक्स जरूर दे दें। थैंक यू सर। प्रणव जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी नमस्कार मोना जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप इस इवेंट के मॉडरेटर थे, आपने 4 चांद लगा दिए। आप अगर मॉडरेटर ना होते तो ये इवेंट इतना ऊपर ना आता। एंड आनंद जी, आपको सादर नमस्कार। आपने जो इंग्लिश स्पीकिंग वाला क्वेश्चन का आंसर दिया सर, हैट्स ऑफ टू दैट, बिकॉज सर आज भी मैं कहीं ना कहीं फील करता हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसी चीज है जो इंडिया में लोग आज भी सफर कर रहे हैं उसकी वजह से। तो अगर मूवी लोगों ने देखी नहीं देखी वो अलग चीज है, बट असली हीरो आप है। रील का हीरो अलग है, रियल हीरो आप है सर। तो सर आपके मुंह से ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि इस चीज को हमें अपनी लिमिटेशन नहीं बनाना चाहिए। एस के सारथी आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है सर। थैंक यू सर।